नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक जी की एक कहानी कथा। बड़ी दिलचस्प कहानी है ये। और हमारे पास ना इस कहानी पर एक वीडियो चर्चा के कुछ अंश भी हैं। तो उनकी मदद से आज इस कहानी को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी खुलती है सुबह के 6 बजे। बनारस का सीन है गंगा घाट। एक हृष्ट पुष्ट प्रौढ़ व्यक्ति हैं, सब उन्हें दद्दू कहते हैं। वो गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं और उनका पहनावा देखिए, एकदम सादा, राम नामी ओढ़े हुए हैं। एक धोती, कंधे पे अंगोछा, पैरों में कुछ नहीं, नंगे पैर, और हाथ में वो पीतल का एक छोटा सा कमंडलू। पहली नजर में तो कोई भी कहेगा भाई ये तो पक्के भक्त आदमी है, धर्म कर्म वाले। लेकिन क्या सच में? यही कौशिक जी की कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है। क्या जो दिख रहा है वही पूरा सच है, या ये जो सादगी है, ये जो धार्मिकता दिख रही है, इसके पीछे कोई और ही कहानी चल रही है? तो चलिए आज इसी दिखावे और असलियत के खेल को समझते हैं। देखते हैं ये साधारण सी सुबह कैसे एक रहस्य की तरफ ले जाती है। तो दद्दू पहुंचते हैं गंगा किनारे और बैठ जाते हैं एक गंगा पुत्र के तख्त पर। ये गंगा पुत्र मतलब वो लोग जो घाट पर तीर्थयात्रियों की मदद करते हैं, पूजा वगैरह करवाते हैं। हाँ, उनका स्वागत करता है गंगापुत्र। हाँ। कहता है सदा जय रहे भागीरथी, चोला प्रसन्न रखे। और फिर बात छिड़ती है ठंडाई की, हाँ यानी भांग की। हाँ। गंगापुत्र फौरन अपने चेले, मोहन नाम का एक लड़का है शायद 12-13 साल का, उसको आवाज लगाता है ठंडाई बनाने के लिए। और यही ना एक दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ, वो बातचीत। हाँ, दद्दू और गंगापुत्र के बीच भांग को लेके बड़ी सहज सी बातचीत होती है। दद्दू मजाक में मोहन को टोकते भी हैं कि ज्यादा मत पीना, लेकिन ये भांग पीना वहां कितना आम लगता है ना? हाँ, बिल्कुल। और ये जो सहजता है ना, हम्म। यही यही गौर करने वाली बात है। मतलब गंगापुत्र इसे कुछ गलत नहीं मान रहा। वो तो कह रहा है कि ये उनकी परंपरा है। हाँ, परंपरा। वो कहता है कि भाई भांग से तो हम लोग बच ही नहीं सकते, साफ साफ। और फिर बताता है कि अपना तो यही शौक है, हम्म। दोनों टाइम भांग छानो, हम्म। गंगा माता की शरण में पड़े रहो। हम्म। जैसे ये उनके लिए रोज की बात है। बाप दादा से चली आ रही है। हाँ, और आगे बच्चे भी यही करेंगे, ऐसा भी कहता है वो। बिल्कुल। तो ये उस खास माहौल को दिखाता है, उस समाज को, समुदाय को। हाँ, लेकिन ये भी जरूरी है कि वो दूसरे नशे जैसे चरस, अफीम, शराब, हाँ, उनसे दूर रहने की बात करता है, साफ कहता है। उनसे कोसों दूर, सिर्फ भांग, ये बात वो साफ करता है। हाँ, ये जानना जरूरी है कि उनकी नजर में दूसरे नशे गलत हैं। अच्छा, इसी बातचीत के दौरान दद्दू पूछते हैं शाम को होने वाली रामायण कथा के बारे में। कहते हैं कि सुनने की इच्छा है। हाँ, गंगापुत्र बताता है कि कथा रात 8 से 10 बजे तक होती है और कथावाचक की तारीफ भी करता है। हाँ, दद्दू कहते हैं कि वो शाम को ठंडाई पीने और कथा सुनने जरूर आएंगे। फिर वो गंगापुत्र को कुछ पैसे, शायद 1 रुपया, देते हैं सामान के लिए और स्नान करने चले जाते हैं। अब तक तो देखिए सब कुछ एकदम सीधा साधा लग रहा है, भक्तिमय माहौल। दद्दू भी एक आम श्रद्धालु जैसे ही लग रहे हैं। बिल्कुल, ऊपर से देखने पर तो यही तस्वीर बनती है, एक नियमित श्रद्धालु की। लेकिन कहानीकार ने जो उनका वर्णन किया है ना, हृष्ट पुष्ट प्रौढ़ शांत, क्या ये सिर्फ एक भक्त का खाका है, या इसमें उनके चरित्र की जो दृढ़ता है, जो निरीक्षण क्षमता है, उसकी तरफ भी इशारा है, जो बाद में सामने आती है? ये बात तो है। अभी में वो बस एक दर्शक की तरह है, लेकिन कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उनकी भूमिका बदलेगी। सही कहा। चलिए अब शाम के वक्त पर चलते हैं, कहानी का दूसरा हिस्सा। दद्दू फिर आते हैं गंगा तट पर। गंगापुत्र बैठा भांग घोंट रहा है। दद्दू कहते हैं कि उन्हें शौच के लिए जाना है और फिर नहाना भी है। हाँ, तो गंगापुत्र सलाह देता है कि नाव से गंगा के उस पार चले जाइए, रेती में। रेती यानी वो नदी के पार का रेतीला किनारा है ना? हाँ, खुला, एकांत। दद्दू फिर भांग पीते हैं और नाव में बैठकर रेती की तरफ चल पड़ते हैं। और देखिए यहीं से माहौल थोड़ा बदलना शुरू होता है। अच्छा। हाँ, शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, नदी पार का वो एकांत रेतीला किनारा। कहानीकार धीरे धीरे रहस्य के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं। हाँ, अंधेरा भी बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये एकांत और अंधेरा, ये आगे जो होने वाला है उसके लिए एकदम सही पृष्ठभूमि है, जैसे प्रकृति भी साथ दे रही हो। तो दद्दू लोटे में पानी लेकर रेती में थोड़ा अंदर जाते हैं। तभी उन्हें थोड़ी दूरी पर 2 धुंधली सी परछाइयां दिखती हैं। अंधेरा था तो चेहरे साफ नहीं। खैर, शॉट से निपटकर जब दद्दू लौटते हैं तो वो परछाइयां पास आ चुकी होती हैं। अब वो पहचान पाते हैं एक आदमी है, करीब 40 साल का,
और दूसरी एक 25-26 साल की खूबसूरत युवती, तरुणी। पास में ही एक और नाव खड़ी है जिसमें एक बूढ़ी औरत बैठी है, और ये तरुणी स्त्री उस बूढ़ी औरत के साथ नाव में बैठती है और चली जाती है। वो आदमी वहीं खड़ा रह जाता है। अजीब बात है ना? हाँ, बहुत अजीब। अकेले में मिलना, फिर अलग-अलग जाना। हाँ, तो वो आदमी फिर दद्दू की नाव के पास आता है, पूछता है कि क्या ये नाव उस पार जाएगी। यहीं से बातचीत शुरू होती है। दद्दू पूछते हैं, यहीं के रहने वाले हैं? जवाब मिलता है, नहीं, परदेसी हूँ। फिर दद्दू थोड़ा और कुरेदते हैं, रिश्तेदारी वगैरह। तो वो आदमी कहता है, जी नहीं, मैं कथावाचक हूँ। और ये सुनते ही दद्दू चौंक जाते होंगे। बिल्कुल, वही कथावाचक जिनकी रामायण कथा सुनने दद्दू आए थे, फुलवारी प्रसंग वाले। हाँ, ये मुलाकात वो भी इस तरह, इस जगह पर एक अजनबी स्त्री के साथ। यहीं दद्दू के मन में शक का पहला गहरा बीज पड़ जाता है। वो सोचने लगते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे थे, इस स्त्री के साथ अकेले? वो स्त्री अलग नाव से क्यों गई? वो बूढ़ी औरत कौन थी? ये सारे सवाल अब दद्दू के शांत दिखने वाले मन में हलचल मचा देते हैं। बिल्कुल। कहानी में लिखा भी है कि कथावाचक खुद भी थोड़ा सक पकाया हुआ सा लगता है जब दद्दू बताते हैं कि वो भी कथा सुनने ही आए हैं। खैर, दोनों फिर एक ही नाव में बैठकर वापस घाट की तरफ आते हैं। कथावाचक तो उतरकर चला जाता है, शायद कथा की तैयारी करने। हाँ, लेकिन दद्दू वो वापस गंगा पुत्र के तख्त पर आकर बैठ तो जाते हैं, पर अब उनका मन कहीं और है, विचारों में उलझे हुए। हाँ, अब उनका मन शांत नहीं रह सकता था। जो देखा है वो सामान्य नहीं था। एक कथा कहने वाला धार्मिक व्यक्ति और इस तरह एक पराई स्त्री के साथ सुनसान जगह पर फिर अलग-अलग जाना, ये बात दद्दू को खटक गई। कहानी कहती है, जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ, और ये सिर्फ मुहावरा नहीं है, ये दद्दू के बढ़ते शक और उनकी जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसका प्रतीक है। अब वो सिर्फ भक्त नहीं रहे, वो एक निरीक्षक बन गए हैं, कहीं ना कहीं। और वो चुप नहीं रहते, अपनी शंका को दबाते नहीं है। हाँ, वो गंगापुत्र से इशारों में पूछते हैं कथावाचक के चरित्र के बारे में। हाँ, और गंगापुत्र का जवाब बड़ा सीधा सा होता है, अच्छे हैं दद्दू, अभी तक कोई बात तो सुनने में नहीं आई। ये जवाब दद्दू को तसल्ली नहीं देता। वो सोचते हैं शायद पत्नी हो, पर फिर ख्याल आता है पत्नी होती तो साथ आते जाते, अलग नाव क्यों? शक और पक्का होता जाता है। अब कथा का समय हो गया है। कथा स्थल पर काफी भीड़ है। स्त्रियां आगे बैठी हैं, व्यास गद्दी के पास, यानी जहां कथावाचक बैठते हैं, पुरुष पीछे। कथावाचक दद्दू को देखते हैं और बड़े आदर से अपने पास बुलाकर बिठा लेते हैं। कथा शुरू होती है और लेखक लिखते हैं कि कथावाचक प्रसंग का अर्थ खींचतान करके समझाते हैं। जनता तो वाह वाह धन्य धन्य कर रही है, पर दद्दू वो एकदम चुप, बिना किसी भाव भंगिमा के बस सुन रहे हैं। ये चुप्पी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दद्दू अब सिर्फ कथा नहीं सुन रहे, वो कथावाचक के व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का मूल्यांकन कर रहे हैं। हाँ, जनता तो शायद भावनाओं में बह रही है या कथावाचक का जो बाहरी प्रभाव है उसमें आ गई है, लेकिन दद्दू जो रेती वाला सीन देख चुके हैं वो अब उस खींचतान वाले अर्थ को पकड़ पा रहे हैं। वो फर्क समझ रहे हैं, बाहरी प्रदर्शन और अंदर की सच्चाई के बीच का। बिल्कुल, ये उनकी परिपक्वता और सूक्ष्म दृष्टि को दिखाता है। वो भीड़ के साथ बहने वाले नहीं हैं। और ये जो पंक्ति है, खींचतान करके अर्थ, क्या ये सिर्फ कथावाचक पर टिप्पणी है या कौशिक जी उस समय के धार्मिक आडंबर पर भी कटाक्ष कर रहे हैं? बहुत संभव है। कौशिक जी अपनी कहानियों में सामाजिक यथार्थ और पाखंड पर अक्सर चोट करते थे, तो ये पंक्ति उस बड़े संदर्भ में भी देखी जा सकती है। दद्दू का चुप रहना भी एक तरह से उस खोखलेपन पर मूक टिप्पणी है। कथा खत्म होती है, दद्दू चलने लगते हैं, तो गंगापुत्र पूछता है, कैसी रही कथा? दद्दू का जवाब देखिए, ठीक है, वे अर्थ और व्याख्या करने में खींचतान बहुत करते हैं। एकदम सीधा सटीक मूल्यांकन। हाँ, कोई लाग लपेट नहीं। और फिर वो गंगापुत्र को एक चेतावनी सी देते हैं, लगभग भविष्यवाणी की तरह। कहते हैं, लेकिन एक बात बताता हूं, कोई ना कोई कांड होने ही वाला है। गंगापुत्र तो इसे मजाक समझता है, कहता है, अरे यहाँ घाट पर क्या गड़बड़ होगी, हम लोग हैं ना। लेकिन दद्दू गंभीर थे। वो अब सिर्फ शक नहीं कर रहे थे, उन्हें यकीन सा हो चला था कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और वो इसे नजरअंदाज नहीं करने वाले। ये कांड वाली बात भी सोचने वाली है। क्या ये दद्दू का सिर्फ एक अंदाजा है, या वो गंगापुत्र को मतलब मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं, या शायद वो खुद कुछ करने की सोच रहे हैं और उसके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उनका अगला कदम ऐसी ओर इशारा करता है।
वो चुप नहीं बैठते, घर नहीं जाते। वो गंगापुत्र से कहते हैं, शिवनाथ मल्लाह को बुलाओ, वही जो उन्हें रेती ले गया था। अच्छा, शिवनाथ आता है। दद्दू उससे उन औरतों के बारे में पूछते हैं जो दूसरी नाव पर थीं। शिवनाथ बताता है कि वो तो जयदयाल की नाव पर गई थीं। फिर जयदयाल को बुलाया जाता है। यानी पूरी तहकीकात। बिल्कुल। दद्दू उससे भी वही सवाल करते हैं, क्या वो औरतें, मतलब तरुणी और वृद्धा, रोज आती हैं? जयदयाल कहता है, नहीं, आज ही आई थी। फिर दद्दू पूछते हैं, क्या कथावाचक भी साथ थे? जवाब मिलता है, नहीं, वो दूसरी नाव पर थे। और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो दोनों, कथावाचक और तरुणी, रेती में अकेले थे? हाँ, ये जानना जरूरी था। यह देखिए, दद्दू की कार्यशैली एकदम मिथोडिकल। वो सुनी सुनाई बातों पर नहीं जा रहे, सीधे गवाहों तक पहुंच रहे हैं। शिवनाथ, जयदयाल। जानकारी के टुकड़ों को जोड़ रहे हैं। हाँ, जैसे कोई जासूस हो। अब उन्हें पता चल गया कथावाचक रोज रेती जाते हैं, पर वो स्त्री आज ही आई थी, और वो भी अलग से, अकेले में मिले। अब शक 100% यकीन में बदल गया। दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली लगने लगी है। हाँ, कि ये कथावाचक रोज रेती क्यों जाते हैं और आज ये स्त्री क्यों आई? कुछ तो गड़बड़ है। और फिर 4 दिन बीत जाते हैं। कहानी ये नहीं बताती कि इन 4 दिनों में क्या हुआ। हाँ, ये गैप छोड़ा है लेखक ने। शायद दद्दू ने अपनी योजना पर काम किया हो इन दिनों में। लगता तो यही है। खैर, चौथे दिन सुबह जब दद्दू स्नान के लिए घाट पर आते हैं, तो गंगापुत्र हाँफता हुआ आता है। खबर देता है, दद्दू, कल रात तो कथावाचक जी पकड़े गए। पकड़े गए। हाँ। और दद्दू का रिएक्शन देखिए, कोई हैरानी नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, बस एक हल्की सी मुस्कान, और पूछते, अच्छा, क्यों? जैसे उन्हें सब पता था। वाह, ये तो कमाल का रिएक्शन है। हाँ, गंगापुत्र फिर बुरी कहानी सुनाता है। एक औरत को भगाई लिया जा रहे थे। अच्छा, भगा रहे थे? हाँ, बताता है कि पहले तो इधर से नाव से रेती में गए, फिर रेती पार करके धारा में पहुंचे, वहां दूसरी नाव लगी थी, उस पर बैठकर नदी के उस पार पहुंचे। और फिर? बस जैसे ही उस पार पहुंचे, धर लिए गए, पकड़े गए। गंगापुत्र कहता है, जान पड़ता है पहले से ही वहां आदमी लगे थे। और दद्दू की प्रतिक्रिया? वही शांत मुस्कान। वो बस इतना कहते, मैंने कहा था कि कोई कांड होने वाला है। अब ये वाक्य भविष्यवाणी नहीं लगता, ये तो एक सफल योजना का नतीजा लग रहा है। बिल्कुल। और यहीं आकर कथावाचक का वो दोहरा चरित्र, वो पाखंड पूरी तरह से बेनकाब हो जाता है। समाज की नजरों में इतना सम्मानित कथाकार और असल में एक औरत को भगाने की फिराक में। हाँ, ये दिखावा बनाम वास्तविकता का चरम बिंदु है कहानी में। धर्म का चोला ओढ़कर अधर्म करने का प्रयास। लेकिन कहानी सिर्फ पाखंड दिखाने पर नहीं रुकती, वो दद्दू के चरित्र को भी पूरी तरह उजागर करती हैं। वो सिर्फ दर्शक या आलोचक नहीं बने रहे, उन्होंने हस्तक्षेप किया। वो एक एक्टिव एजेंट ऑफ चेंज है एक तरह से, भले ही उनका तरीका गुप्त रहा हो। और अगले दिन ये राज पूरी तरह खुल जाता है। दद्दू फिर घाट पर आते हैं तो गंगापुत्र उनके पैर छूने लगता है। अरे, दद्दू पूछते हैं, क्यों भाई? गंगापुत्र कहता है, हमें सब मालूम हो गया। जिन्होंने कथावाचक को पकड़ा वो आपके ही आदमी थे। तो दद्दू ने ही जाल बिछाया था? हाँ, और दद्दू ये सुनकर बस हंस देते हैं। कोई सफाई नहीं, कोई शेखी नहीं, बस एक शांत हंसी। ये हंसी, ये बहुत कुछ कहती है। ये उनकी सफलता की स्वीकृति है, उनकी बुद्धिमत्ता की पुष्टि। गंगापुत्र भी उनकी तारीफ करता है। खूब ताड़ा दद्दू, मतलब क्या खूब पहचाना आपने और क्या खूब इंतजाम किया। हाँ, दद्दू का चरित्र यहाँ एक साधारण भक्त से कहीं ज्यादा, मतलब जटिल और प्रभावशाली नजर आता है। वो नैतिक रूप से सही काम करते हैं, लेकिन बड़े व्यवहारिक तरीके से, बिना शोर शराबे के। और इस कार्रवाई का नतीजा क्या हुआ, ये भी दिलचस्प है। दद्दू बताते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट नहीं की गई। अच्छा, क्यों? दद्दू कहते हैं, किसी भले आदमी की बदनामी नहीं करनी है। यहाँ भला आदमी शायद उस स्त्री के परिवार के लिए कहा गया है। प्राथमिकता सजा से ज्यादा बदनामी रोकना थी। हाँ, ये उस समय के सामाजिक मूल्यों को भी दिखाता है। इज्जत का सवाल बहुत बड़ा होता था। हाँ, ये उनका अपना न्याय करने का तरीका है। मतलब समाज की नजर में मामला दबा दिया गया, लेकिन कथावाचक को सबक सिखाया गया। गंगापुत्र बताता है, सुना मार तो ऐसी पड़ी है कि जन्म भर याद रहेगी। दद्दू भी कहते हैं कि अब वो यहाँ रह भी नहीं सकता था, तो उसे शारीरिक दंड देकर और शहर से निकालकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। हाँ, उस वक्त के हिसाब से शायद यही व्यवहारिक समाधान लगा होगा उन्हें, भले ही आज के कानूनी नजरिए से ये ठीक ना लगे। कहानी का अंत भी बड़ा मजेदार है।
गंगापुत्र एक टिप्पणी करता है। हाँ, वो कहता है आपने तो कथावाचक जी की ही कथा बना दी। क्या खूब कहा है, बहुत सटीक। बिल्कुल, कथा कहने वाले की ही कहानी बन गई, उसका पर्दाफाश हो गया। और दद्दू वो फिर हंस देते हैं। उनकी ये हंसी जैसे पूरी कहानी का सार समेटे हुए है। तो ये थी विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक जी की कहानी कथा। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे एक शांत, भक्त जैसा दिखने वाला इंसान भी अपनी पैनी नजर और सूझबूझ से एक बड़े ढोंग का, पाखंड का पर्दाफाश कर सकता है, और वो भी चुपचाप, बिना कोई श्रेय लिए समाज में संतुलन बनाने का काम भी कर सकता है। ये कहानी बाहरी रूप रंग, धार्मिकता के दिखावे और उसके पीछे छिपी असलियत पर सोचने को मजबूर करती है ना। निश्चित रूप से। और ये कहानी सिर्फ दिखावे और असलियत के फर्क तक ही सीमित नहीं है। ये अवलोकन की शक्ति, मतलब ऑब्जर्वेशन की ताकत, विश्लेषण की क्षमता और सही समय पर सही कार्रवाई करने के महत्व को भी रेखांकित करती है। हाँ, ये भी है। दद्दू का चरित्र हमें सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और प्रभावशालीता हमेशा शोर मचाने या कोई बड़ी पदवी रखने में नहीं होती। कभी कभी सबसे ज्यादा असरदार लोग वो होते हैं जो चुपचाप देखते हैं, सोचते हैं और फिर निर्णायक कदम उठाते हैं। उनकी चुप्पी और वो मुस्कान, उसमें शब्दों से कहीं ज्यादा वजन था। और अंत में ये कहानी एक सवाल हमारे लिए भी छोड़ जाती है। क्यों? हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम कितने ही लोगों से, कितनी ही स्थितियों से मिलते हैं। क्या हम हमेशा जो सतह पर दिख रहा है उसी को सच मान लेते हैं, सोचने वाली बात है। या कभी रुक कर दद्दू की तरह थोड़ा गहराई में झांकने की कोशिश करते हैं? शायद हमारे आसपास भी ऐसी कई कथाएं चल रही हों जिनके किरदारों और उनकी हकीकतों को हम पहचान नहीं पा रहे। हो सकता है। को परखें तो शायद ये कहानी याद आए कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और हर शांत दिखने वाला व्यक्ति साधारण नहीं होता। क्या पता सतह के नीचे कौन सी कहानी इंतजार कर रही हो। और एक बात और, दद्दू का अपना पहनावा, वो रामनामी, उनका रोज सुबह गंगा स्नान, क्या ये चीजें उन्हें खुद एक आवरण देती हैं? मतलब क्या इसी धार्मिक छवि की वजह से वो आसानी से माहौल में घुल मिल जाते हैं, लोगों का भरोसा जीत लेते हैं और फिर चुपचाप अपना अवलोकन और जांच कर पाते हैं? अरे हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। क्या उनका अपना बाहरी रूप ही उन्हें दूसरों के बाहरी रूप के धोखे को पकड़ने में मदद करता है? हो सकता है, या शायद वो बस एक बहुत अनुभवी और दुनिया देखे हुए इंसान है जो जानते हैं कि लोग कैसे मुखौटे लगाते हैं और उन्हें कैसे उतारना है। कहानी हमें इन सब बातों पर सोचने को मजबूर करती है। तो विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की ये कहानी कथा सिर्फ एक घटना का वर्णन नहीं है। ये इंसानी फितरत, समाज के दोहरेपन और सच और दिखावे की जो कश्मकश है, उसका एक आईना है। दद्दू नायक है या एक जटिल किरदार? कथावाचक सिर्फ एक खलनायक है या वो भी कहीं ना कहीं समाज के इसी दिखावे की संस्कृति की ही उपज है? ये सवाल सोचने लायक हैं। और ये भी कि हम अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में कितने ही ऐसे कथावाचक देखते हैं जिनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, लेकिन काम। जब हम किसी के धोखे को उजागर करते हैं, भले ही हमारा मकसद नेक हो, तो क्या हमारे तरीकों का सही या गलत होना भी उतना ही जरूरी है जितना कि नतीजा? इस पर जरूर सोचिएगा।